और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और करीब हो जाएंगे सम्राट चौधरी। अब गृह मंत्री का कार्यालय पुराना सचिवालय स्थित कमरा नंबर 284 में होगा, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है और हाईटेक दफ्तर का निर्माण चल रहा है। ये दफ्तर की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब गृह मंत्री का कार्यालय पुराना सचिवालय स्थित कमरा नंबर 284 में होगा और युद्ध स्तर पर इसके रिनोवेशन का जो काम है वो किया जा रहा है। हाईटेक दफ्तर का निर्माण चल रहा है। माना जा रहा है कि गृह मंत्री के कार्यालय का शुभारंभ खरमास के बाद होगा और फिर सीएम नीतीश और गृह मंत्री दोनों का कार्यालय पुराना सचिवालय में हो जाएगा। वर्ष 2018 से अब तक गृह विभाग सरदार पटेल भवन में हुआ करता था, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद ये तब्दीली हो रही है। बिहार के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी के कार्यालय का पता अब बदलने वाला है। यानी अब सरदार पटेल भवन नहीं, बल्कि अब पुराना सचिवालय स्थित कमरा नंबर 284 में अब उनका पता हो जाएगा और जिसको लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। सम्राट चौधरी अब सीएम नीतीश कुमार के काफी करीब रहेंगे, यानी उनका जो कार्यालय होगा मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है उनके ठीक पास में होगा और जिसको लेकर युद्ध स्तर से तैयारी चल रही है। हालांकि कमरा अभी तैयार नहीं किया गया है और दो मंत्रालय मिलाकर एक कार्यालय में तब्दील किया जा रहा है और ये अब देख सकते हैं जो कारा विभाग का कार्यालय था, अब ये गृह मंत्री सम्राट चौधरी कार्यालय बनने वाला है और हाईटेक तरीके से इसे तैयार किया जा रहा है। बता दें आपको कि इससे पहले 2018 से अब तक सरदार पटेल भवन में ही गृह विभाग का कार्यालय हुआ करता था, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद एनडीए सरकार में अब सम्राट चौधरी का पता बदलने वाला है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से हाईटेक तरीके से इसे तैयार कराया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि खरमास के बाद इसका शुभारंभ होगा और सम्राट चौधरी अब यहीं बैठने वाले हैं। बाकी मंत्रियों और जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके चैम्बर की तरह नहीं है, लेकिन 22 फुट में लंबाई का है और 19 फीट चौड़ाई इसकी है और इसके ठीक बगल में एक और कमरा है जो एक तरह से रेस्ट रूम के तौर पर जो है तब्दील किया जाएगा। देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर अभी तैयारी चल रही है और बता दें आपको कि हाईटेक तरीके से इस जो कमरे का निर्माण है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और करीब, यानी अपनी राजनीतिक धुरी को मजबूत करने के लिए अब सम्राट चौधरी अपना पता बदल रहे हैं और लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे अब जो है पुलिस हेडक्वार्टर से हटकर अब डिप्टी सीएम का कार्यालय शिफ्ट किया जा रहा है। इनके ठीक बगल में एसीएस भी रहेंगे और लगातार हम कैमरे की नज़र से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए फॉल सीलिंग का भी निर्माण चल रहा है। यानी इस पुराने सचिवालय में बाकी चैम्बर में फॉल सीलिंग नहीं है, लेकिन इसमें फॉल सीलिंग है। इसके साथ साथ सेंट्रलाइज एसी भी लगाए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सफोकेशन ना हो। और देखिए दो एसी जो है इनके चैम्बर में लगाए गए हैं और जो रेस्ट रूम है उसमें भी एक एसी लगाए जा रहे हैं। तो इसके अलावा टेलीविज़न स्क्रीन की व्यवस्था यहाँ पर होगी। ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रोजेक्टर लगाए जाएंगे और ताकि जो डीएम एसपी हैं या अन्य अधिकारी हैं उनसे सीधी तौर पर गृह मंत्री बातचीत कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि नया चैम्बर जो है लगभग 15 दिनों में तैयार हो जाएगा। उसके बाद 15 जनवरी तक जो है इस चैम्बर का शुभारंभ हो जाएगा और सम्राट चौधरी अब इसी में बैठेंगे। हम कोशिश करते हैं कुछ कर्मी हमसे बातचीत करने के लिए। युद्ध स्तर से काम चल रहा है इसमें? जी काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। दिन रात या फिर दिन में ही काम चल रहा है? दिन रात चल रहा है एकदम। कब तक तैयार होने की उम्मीद है आपको? उम्मीद तो अखन लगातार काम चल रहा है। आप किस विभाग में? हम वित्त विभाग में। वित्त विभाग में। तो क्या लग रहा है कि अब तो आपका ही पता बदल सकता है? चर्चा ये है कि ये फ्लोर तो पूरा गृह विभाग का हो जाएगा। हम लोग यहाँ से चले हट जाएंगे। यहाँ से हट जाइएगा आप लोग? हाँ। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से हट। इससे पहले कभी डीजीपी बैठते थे इसमें? हाँ, इसमें डीजीपी बैठते थे। तो नए साल में गृह मंत्री का पता बदल जाएगा। पुराना सचिवालय में 284 नंबर कमरा होगा, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां काम चल रहा है और ये नया पता होगा। इसके साथ साथ देखिए और क्या खासियत होगी। तो पुराना सचिवालय में 284 नंबर कमरा होगा जिसमें अब गृह मंत्री रहेंगे। 2 विभाग को मिलाकर के इसे बनाया जा रहा है और अब तक की बात करें तो पटेल भवन में गृह विभाग था, उसका कार्यालय यहीं से चलता था और खरमास बाद यहीं से काम अब शुरू हो जाएगा। हर तरीके से
हाईटेक गृह मंत्री का ऑफिस बनाया जा रहा है और अब सीएम नीतीश कुमार के करीब सम्राट चौधरी हो जाएंगे और मीटिंग के लिए प्रोजेक्टर भी लगाया जा रहा है। यानी कई अत्याधुनिक सुविधाओं से इसे लैस किया जा रहा है और 15 दिन में तैयार करने का इसे टारगेट रखा गया है। दिन रात युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 2018 के बाद गृह मंत्री का जो पता है वो बदल रहा है। वहीं ठीक गृह मंत्री के बगल में वन पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार का ऑफिस है जो कमरा नंबर 287 है, लेकिन अब गृह विभाग के एसीएस का ऑफिस हो जाएगा, जबकि कमरा नंबर 292 भी सेल हो जाएगा। यानी गृह विभाग को पुराना सचिवालय में कुल 12 कमरे आवंटित किए गए हैं, जिसके बाद यहां से वन पर्यावरण मंत्री का कार्यालय कहीं और शिफ्ट होगा, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग का कार्यालय भी कहीं और शिफ्ट करने की बात हो रही है। 284 तो आपने देख लिया, जिसमें गृह मंत्री सम्राट चौधरी शिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन ठीक उसी फ्लोर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार का चैम्बर है और देखिए कि अब इनका भी पता बदल जाएगा। ये कमरा नंबर 287 है। अब इसमें गृह विभाग के एसीएस अरविंद चौधरी का कार्यालय होगा और इसमें भी अब एक तरह से कहें कि अब तब्दीली देखने को मिलेगी। यानी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में 2 दिसंबर को बैठक हुई थी और मुहर लगी थी कि गृह विभाग को 12 कमरे आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले लगभग 10 कमरे जो हैं वन विभाग को दिए गए थे और धीरे धीरे ये अब खाली हो जाएगा, क्योंकि खरमास के बाद इसमें अब डिप्टी सीएम गृह मंत्री सम्राट चौधरी बैठने वाले हैं। ये करीब 10 दिन से अभी काम चल रहा है। 10 दिन से चल रहा है ना जी, युद्ध स्तर पर। हाँ, तब तो मुख्यमंत्री भी यहीं बैठेंगे, गृह मंत्री भी यहीं बैठेंगे। जिस अनुसार ये काम चल रहा है तो लगभग बैठ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। अब सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, एक्शन और रिएक्शन यहीं पर। जी हाँ, सारा चीज़ यहीं पे अब मिलेगा और जो भी मंत्री हैं और गृह मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं यहीं पे अब बैठेंगे और काम में भी अब अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ, अब जो है पुराना सचिवालय, मुख्य सचिवालय में अब सम्राट चौधरी आएंगे और जिसको लेकर युद्ध स्तर से तैयारी चल रही है। हमने आपको दिखाया किस प्रकार से वित्त विभाग भी इसी फ्लोर पर है, सामान्य प्रशासन भी है, इसके अलावा वन विभाग का भी कार्यालय है और वन विभाग के जो मंत्री हैं इसी में बैठते हैं। लेकिन अब उनका पता बदल जाएगा और सम्राट चौधरी का ये नया पता हो जाएगा। तो 15 जनवरी का इंतजार है और यहाँ के कर्मी से लेकर अधिकारी भी इंतजार में हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2018 के बाद ये तब्दीली यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले ये कार्यालय डीजीपी का हुआ करता था, उसके बाद कारा विभाग और अब सम्राट चौधरी का हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बढ़ते आगे। नवादा में सीएम नीतीश कुमार हरदिया डैम का निरीक्षण करने पहुंचे। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उन्होंने जायजा लिया। 10 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। रजौली ग्रिड से ये प्लांट कनेक्ट होगा। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरदिया डैम जब पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नवादा की ये तस्वीर है। हरदिया डैम का निरीक्षण किया। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का भी जायजा मुख्यमंत्री ने लिया। इसके साथ साथ 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से होगा। रजौली ग्रिड से ये प्लांट कनेक्ट होगा। तो अधिकारियों के साथ मौजूदगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। बढ़ते आगे। नई सरकार के गठन के बाद से माफिया पर नकेल कसने की कवायद जारी है। पटना में अवैध बालू खनन और पीले सोने की लूट के खिलाफ ऑपरेशन बालू माफिया चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने अब सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की है। मनेर, बेहटा, रानी तालाब और पालीगंज, इन 4 इलाकों में पुलिस और खनन विभाग की विशेष संयुक्त टीमें बनाई गई है। हाल ही में दीघा से 28 ट्रैक्टर जब्त होने के बाद कार्रवाई और तेज कर दी गई है। बालू माफिया और भूमि से जुड़े अवैध कारोबार का आर्थिक तंत्र ध्वस्त करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। दीघा में एक साथ 28 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। यह कहा गया है कि अवैध बालू था और वो ओवरलोड था, इसलिए उसे जब्त किया गया है। जबकि हम आपको तस्वीरों में दिखा दे कि ये ट्रैक्टर जो लगा हुआ है सभी में 100 फीट से भी कम बालू है और ऐसे में ये जो बालू है वो भले खदान से नहीं आया हो, लेकिन ये जो आया है वो जो हाईवा से लाते हैं वहां से ये पलटी करने के लिए इसमें रखते हैं और वहां से फिर जो है ये ट्रैक्टर लोगों के घरों में पहुंचता है। और जब ये पकड़ा गया तब जो है
इस बालू लदे ट्रैक्टर को अवैध बताते हुए 28 ट्रैक्टर को जब्त किया गया और मोटी रकम फाइन की गई है। ये अवैध बालू है, इस चलान से बालू है, डंपर से गिरा करके आई पलटी हो रहा है, पलटी वाला बालू है। कितना ट्रैक्टर पकड़ा है? 28 हुआ है, 28 हुआ है। ये से मतलब हवा से गिरा कर मतलब कि बेचते हैं मंडी में, उसका चालान भी है मेरे पास है। 100 को लेकर तो 100 को चालान को दिखा सकते हैं, बेचने के लगा है मंडी में। वो भी हम घर सुबह 12 बजे रात को कोई गाड़ी छापा मारता है, 12 बजे रात को छापा मार के सब हवा निकाल दिया, सुबह भी गाड़ी नहीं हटाने दिया। बात की जाए जो है बालू की, तो ओवरलोड बालू नहीं है, लेकिन इन लोग को जिस तरह से ड्राइवर बता रहे हैं कि ओवरलोड बालू बताया गया है और उसके बाद जो है फाइन किया गया है, तो ऐसे में ये भी जांच का विषय बनता है। दीघा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। इसे भी रिकवर किया जा रहा है, जहाँ जहाँ से बालू की निकासी होती है उसको चिन्हित किया जा रहा है और वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और रिकवरी अच्छी मात्रा में हो रही है। तो देखिए, ऑपरेशन बालू माफिया लगातार जारी है और लगातार जहां पर अवैध खनन हो रहा है, बालू की ढुलाई हो रही है, वहां पर पुलिस की नजर बनी हुई है और खास करके ऐसे जो ट्रैक्टर्स है उसे जब्त किए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको बालू घाटों की दिखा रहे हैं जहां अलग अलग जगहों पर एक्शन लिया जा रहा है। मनेर की बात करें तो बालू माफिया पर यहां पर एक्शन देखने को मिला है और अवैध बालू लदी कई नाव जो है वो जब्त किए गए हैं और इसके साथ साथ कई जो ट्रैक्टर हैं उसकी भी जब्ती की गई है जहां पर अवैध बालू लदा हुआ था। और पटना से बड़ी खबर, जहां भ्रष्ट अफसर पर ईओयू का शिकंजा कसा है। विकास पदाधिकारी पर शिकंजा ईओयू ने कसा है। भावेश कुमार सिंह के ठिकाने पर रेड हुई है। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला, एक साथ 6 ठिकाने पर छापा। पटना गोपालगंज में ये छापेमारी की गई है। एक पेट्रोल पंप, एक राइस मिल सीज किया गया है। इसके साथ साथ आप तस्वीर देखिए, 40 लाख कैश और लाखों के जेवरात यहां से बरामद किए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता भी यहां पर हासिल हुई है, जहां इस घर से, इस लोकेशन से 40 लाख कैश और लाखों के जेवरात भी बरामद इस टीम ने किए हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई, ईओयू की तरफ से बड़ा एक्शन। विकास पदाधिकारी हैं भावेश कुमार सिंह, जिनके ठिकाने पर यह रेड की गई है। ये रेड बता दें कि पटना और गोपालगंज दोनों जगहों पर हुई है और एक साथ ये 6 ठिकाने जहां पर छापेमारी की गई। और आप उस कैश की भी तस्वीर देख रहे हैं, जिस कैश की जब्ती की गई है। 40 लाख कैश मिला है। अधिकारी के खिलाफ लगातार जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है और आज भी जो है यहाँ पे रेड कंडक्ट किया गया है। रामजपाल नगर का ये अपार्टमेंट है, जहाँ पे फ्लैट संख्या 203। इस अपार्टमेंट में जो है वो जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनके यहाँ टीम पहुँची है। इसके साथ साथ 6 ठिकाने हैं जहाँ पे ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है। फिलहाल जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि विस्तृत तौर पे कि ये शिकायत जो है वो मिली थी इनके खिलाफ, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ये शिकायत मिली थी और उसी शिकायत का सत्यापन करने के बाद ये रेड जो है वो कंडक्ट किया गया है। पटना में भी रेड कंडक्ट किया गया है और इसके साथ साथ 6 ठिकाने जो है जहाँ पे ये रेड जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल आर्थिक अपराध की टीम जो है वो अपना यहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। विस्तृत कार्रवाई जो है छापेमारी की वो की जा रही है और जो आरोपी हैं वो फिलहाल डिटेन किया गया है उन्हें। और यहाँ देखिए ये रेड का कंडक्ट जो है कार्रवाई जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो इनके खिलाफ जो शिकायत थी उसका सत्यापन करने के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। 6 ठिकाने, पटना में एक 5 मंजिला मकान भी इनका है अपना आगमकुआं थाना क्षेत्र में। उसके अलावा कार्यालय परिसर, इनके पैतृक जो गाँव है वहाँ भी रेड कंडक्ट जो है वो किया गया है। पेट्रोल पंप एक अपना है इनका निजी, वहाँ पर भी छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की गई है। छापेमारी की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद जो है वो एडीजी नैयर हुसैन खान ने कहा है कि जब छापेमारी की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तब जाकर इनके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो बताया जाएगा कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके कितने का कुछ संपत्ति जो है चराचर इन्होंने अर्जित कर रखा है। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, सासाराम में निगरानी विभाग का छापा पड़ा। डेटा ऑपरेटर चंदन शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। अकोड़ी गोला बीईओ के डेटा ऑपरेटर अरेस्ट किए गए हैं। 14,000 रुपए रिश्वत लेते ये गिरफ्तारी हुई है। तो सासाराम में निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। 14,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। शिक्षकों के वेतन निर्धारण बदले घूस मांगने का आरोप लगा। अकोड़ी गोला स्थित आवास से ये गिरफ्तारी हुई है। 1 साल
से ही लंबित रखे हुए थे पैसा के एवज में, मैंने पैसा हमको चाहिए तब हम काम करेंगे। कितना पैसा मांग रहे थे? पैसा 1500 रुपये प्रति व्यक्ति मांग रहे थे, लेकिन 14,000 को सौदा किए थे। कौन मांग रहा था, क्या नाम था? नाम था माध्यम है चंदन शर्मा। ये चंदन कुमार शर्मा। मामला ये है कि सुनील कुमार एक शिक्षक हैं, ठीक है, वो कोढ़ी गोला में वेतन निर्धारण के लिए इनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी, ठीक है। 10 आदमी का वेतन निर्धारण करना था, जिसके लिए 15,000 रुपये की मांग की जा रही थी। उसके बाद तो ये जो है रिश्वत देना नहीं चाहते थे, तो ये जाकर के वो निगरानी में आवेदन दिए। इसका सत्यापन हुआ। सत्यापन के बाद टीम का गठन हुआ। टीम के गठन में आज हम डीएसपी विंध्याचल प्रसाद, ये डीएसपी हैं केसी जायसवाल। सरसर से बड़ी खबर, जहां काशीनगर थाना में मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा। शराब के नशे में एक शख्स को पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना रेफर किया गया, लेकिन इस डीपीओ ने पिटाई से इनकार किया है और कहा है कि मिर्गी से तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद से उसे पटना रेफर किया गया। लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि थाने में उसकी पिटाई की गई है। द्वार पर रहे तीखा गुना बैठल रहे कन्ना पकड़ के लागले पुष्ट मार लके, कोई बीमारी ओकरा देह में एको बीमारी नहीं सर। क्या पकड़ के लागल रहे? क्या वहाँ टीलर है, वहाँ हम पकड़ के लागले। कहिया लगे? राते लागले बाबू, राते से मार लगे घर तक, कखनी कहाँ तक गलिए न कहिए हो बाबू नहीं हो बाबू, खूब मारते नहीं कहा भूला। उनकी तबीयत जो है न्यायिक हिरासत भेजने के लिए जब उनको गाड़ी पर बिठाया जा रहा था, तो अचानक उनको जो है मिर्गी और चमकी का उनको दौरा आता था और उनको अचानक से ये दौरा आया और गाड़ी में बैठने क्रम में भी वो गिर भी गए। और इसके बाद जो ये दौरा के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको जो हम लोगों ने अनुमंडल अस्पताल में पहले इलाज कराया, उसके बाद उनको बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल और फिर यहाँ सूर्या अस्पताल में हम लोगों ने भर्ती करा है। तो उनका जो है प्रारंभिक जांच हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है और इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उनको जो है पटना रेफर किया गया है। और पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की इसमें जो है मारपीट की बात सही नहीं है। सीतामढ़ी में ठंड का असर अब लोगों के सेहत पर दिखाई देने लगा है। बदलते मौसम में लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में ठंड की वजह से बीमार मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या कम होने की वजह से लोगों को अपने इलाज को लेकर घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग बीमार होते जा रहे हैं। हम आपको सीतामढ़ी सदर अस्पताल की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां ठंड से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए लगातार आ रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी सदर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर की यह तस्वीर है, जहां बड़ी तादाद में जो मरीज है यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपने इलाज को लेकर यहाँ पर लंबी लाइन में लगे हुए हैं। कहा जा सकता है कि ठंड का जो कहर है वो छोटे बच्चों से ज्यादा बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं और पुरुष जो मरीज है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर इलाज कराने को लेकर अपना पंजीयन कराने का काम कर रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी सदर अस्पताल की यह तस्वीर है, जहाँ मरीजों की भारी तादाद है और जो मरीज है उनका कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां पर रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या काफी कम है, जिसके चलते घंटों उनको लाइन में लगना पड़ रहा है और काफी उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी सदर अस्पताल की यह तस्वीर है, जहां पर मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है जो ठंड से लगातार बीमार हो रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में रजिस्ट्रेशन काउंटर नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। 4 दशकों के बाद भागलपुर से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जगी है। सुल्तानगंज में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। 931 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जानी है। इसको लेकर सरकार ने बीते दिनों 472 करोड़ रुपए दिए थे। ऐसे में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। डीएम ने भी जगह का निरीक्षण कर कई पहलुओं को देखा था। फिलहाल काम में तेजी लाई गई है, जिसे देखकर संभावना जताई जा रही है कि 2026 में शिलान्यास किया जा सकता है।
अच्छी प्रगति है। हम लोगों ने जो बेसिक वर्क्स जितने होते हैं उन बेसिक वर्क्स को हम लोगों ने करा लिया है। साथ ही मैंने अपने टीम के साथ वहाँ स्वयं भी विजिट किया है। किस तरीके से अलाइनमेंट होगा, कहाँ कहाँ हमें कुछ असुविधा हो सकती है, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, हम किसानों को उचित मुआवजा कैसे दे सकें, उसके बारे में भी सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और बहुत जल्द भागलपुर को एक बड़ी सौगात ये मिलने जा रही है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश हो रही है। इसको लेकर बिहार के इकलौते हॉकी इंटरनेशनल प्लेयर अजितेश रॉय पिछले 6 सालों से हॉकी टूर्नामेंट करा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में बिहार, झारखंड समेत 18 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें 10 लड़के और 18 लड़कियां शामिल हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लगातार खेल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खासकर अगर हॉकी की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं दानापुर में हॉकी ग्राउंड में पिछले 6 सालों से लगातार टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है और इस बार 18 टीम, सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि झारखंड की भी ये टीम शामिल है जो मैदान में हॉकी खेलती हुई नजर आ रही है। लड़कियों की टीम हो, लड़कों की टीम हो, सभी इस टूर्नामेंट के तहत अपना हुनर दिखाती हुई नजर आ रही है और वाकई ये खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है। और इसके मद्देनजर लड़कों की टीम हो या फिर लड़कियों की, जो खिलाड़ी हैं उनके पास एक अलग जो स्कोप है वो खुल जाता है और कई खिलाड़ी चुनकर आगे भी बढ़ते हैं। और ये टूर्नामेंट करा रहे हैं बिहार के इकलौते इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और पिछले 6 सालों से इनका जो सफर है वो जारी है। 6 सालों से लगातार हॉकी को प्रमोट कर रहे हैं आप। थैंक्स फॉर कमिंग। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये 6ठे साल भी हम ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं यहाँ पर। मैं अपने फादर के नाम पे मेमोरियल टूर्नामेंट करवाते हैं, आर के रॉय हॉकी मेमोरियल टूर्नामेंट। और ज़्यादा अच्छा है ये कि यहाँ पे जो हम जो करते हैं वो हम ग्रास रूट पर प्रमोट करते हैं। क्योंकि अंडर 18 है, बच्चे हैं जितने भी, क्योंकि आप जब तक हम छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक वो बड़े होकर कैसे अच्छा प्लेयर बनेंगे। हॉकी खेल कर भी आपके बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियां भी ले रहे हैं। जी हाँ, अभी जस्ट मैं खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ और अभी मेरी एकेडमी का ही आर के हॉकी एकेडमी का एक बच्चा है दानिश, वो भी आया हुआ है अभी। वो बट वो एज अ प्लेयर नहीं है, अभी वो एज अ यहाँ पर मेंटोर बनकर आया हुआ है। बिहारी होने का फर्ज निभा रहे हैं, बिहार में लगातार टूर्नामेंट करा रहे हैं और बिहार के बच्चों को मौका भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे अगर बढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो मैं नहीं बोलता मेरी एकेडमी का है, मैं बोलता हूँ वो बिहार का है। तो बिहार से अगर किसी अच्छे जगह पर आप जा रहे हैं तो उनको देखकर दूसरे मोटिवेट होते हैं। आज 10 आए तो कल 100 आएंगे, कल 100 आएंगे तो 1000 आएंगे। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी तस्वीर है जो पटना में नजर आ रही है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी हॉकी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वाकई हॉकी ग्राउंड में जो चहलकदमी है वो देखने को मिल रही है। पिछले 6 सालों से लगातार हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो जो हॉकी खेलने वाले बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा सुनहरा अवसर मिल रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार